नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आत्म परिचय और एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये दोनों ही हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविताएं थी, जिनका हमने बहुत अच्छे तरीके से इनका भावार्थ किया है, इनका विश्लेषण किया है और स्पष्ट शब्दों में एक एक शब्द का अर्थ समझा है। एक एक पंक्ति को हमने अच्छे से सुलझाया है। चलिए आज हम इनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की चर्चा करते हैं। बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते हैं, इस कथनों का क्या आशय है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है। इस भार को वह स्वयं वहन करता है। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या कहते हैं। इसलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार के से कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है। समझे बच्चों कि इस जीवन का भार लेकर तो वो घूमते हैं। जगत रूपी मतलब जो जीवन है वो जगत रूपी जीवन है। कहने का उनका अर्थ ये है कि वो जीवन को जगत के समान मानते हैं। इस भार को वो खुद ही बयान करते हैं। वह अपने जीवन के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है, लेकिन उनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 2, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की कई बार आवृत्ति कवि ने की है। आवृत्ति मतलब उसकी पुनरावृत्ति, बार बार वही वाक्य बोलते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये क्यों किया है, इसका मतलब क्या है? इससे आशय है कि जीवन बहुत छोटा है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही मानव जीवन है। ये जीवन प्रत्येक क्षण कम होता जाता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु नश्वर है। नश्वर है मतलब टिकने वाली नहीं है, वो कभी न कभी खत्म होती ही है कोई भी वस्तु। कविता की विशेषता इसी बात में है कि इस वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। चाहे राहगीर को अपनी मंजिल पर पहुंचाना हो या चिड़िया को अपने बच्चों के पास, सभी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि दिन ढल गया तो वे अपनी मंजिल तक पहुंचना कैसे चाहेंगे, कैसे करेंगे, मतलब असंभव हो जाएगा उनके लिए मंजिल तक पहुंचना। चलिए प्रश्न नंबर 3, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो दाना का आशय है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात समझदार और नासमझ। दोनों ही तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को समझ बूझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे समझे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ऐसा कहा है। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता क्या है? कि मैं कोई और हूँ और ये संसार है वो कोई और है। तो इन दोनों में कहाँ का नाता है, किस प्रकार का नाता है? मेरे और संसार में तो बहुत फर्क है। तो इसमें जो और शब्द आया है उसकी क्या विशेषता है? इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैं, इसमें और शब्द का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है। मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ। और जग में और शब्द से आशय है कि जगत भी कुछ अलग ही है। ये जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और है। तीसरे और का अर्थ है के साथ। कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग हैं, ये जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है? अर्थात मैं और ये संसार परस्पर नहीं मिल सकते, दोनों का अलग ही महत्व है। समझे बच्चों? एक और का मतलब है कि मैं और ये संसार, तो मैं अलग हूँ और ये संसार
अलग है। एक और का मतलब है कि खुद से कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं और मेरा अस्तित्व है, ये अलग है। दूसरा और बता रहे हैं कि मैं और ये संसार, तो ये दोनों ही अलग है। और तीसरा अलग बता रहे हैं कि ये जगत भी अलग है और मैं भी अलग हूँ। तो इन दोनों में फिर संबंध किस तरह का हो सकता है। प्रश्न नंबर 5, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल हैं, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से कहता हूँ, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए उन्हें जब मैं कविता का रूप देता हूँ तो वह शीतल वाणी बन जाती है। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। तो कवि का कहने का अर्थ ये है कि वह जो बातें कहता है ठंडे दिमाग से कहता है तब तो वह शीतल हो जाती है, लेकिन उसके मन में दुख है बहुत ज़्यादा, तो वो वाणी में फिर आगे रहती है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों से आस से है चिड़िया के बच्चे। जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो वे दिन भर माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते ही सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना तिनका लेकर आते ही होंगे। वे हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमें ढेर सारा चुगा देंगे, हमारा पेट भरेंगे, और इसी आशा में वो नीड़ों से झांक रहे होते हैं। नीड़ मतलब घोंसले, तो घोंसले से झांक रहे होते हैं। वे आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाना खाने को मिलेगा, साथ ही हमें बहुत सा प्यार मिलेगा। तो हमेशा मनुष्य को आशान्वित होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, कवि अपने मन का गान किस प्रकार करता है। कवि कहता है कि मैंने हमेशा अपने मन की बात मानी है, मैं कभी अपने प्रति लापरवाह नहीं रहा। मैंने हमेशा वही किया जो मेरे मन ने कहा, लेकिन मैंने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की, इसलिए मैं अपने मन का ही मालिक हूँ, मन का ही गान करता हूँ। प्रश्न नंबर 8, कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मग्न कैसे रहते हैं। तो कवि कहता है कि मैं सुख में ज़्यादा दुखी नहीं हुआ और सुख में ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मैंने हमेशा दोनों स्थितियों में सामंजस्य बनाए रखा है। दुख और सुख दोनों को एक जैसा माना है, क्योंकि ये दोनों स्थितियां तो मानव के जीवन में आती ही रहेंगी, इसलिए कभी भी सुख और दोनों स्थितियों में मग्न रहना चाहिए। और ये कभी भी दोनों स्थितियों में मग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। कवि जग को अपने से अलग कैसे मानता है। हमने पहले भी इस प्रश्न पर चर्चा कर ली है, फिर भी छोटे रूप में आ सकता है, तो आप उत्तर लिखेंगे। जग मतलब संसार, तो कवि अपने आप को संसार से अलग क्यों मानता है, इसका उत्तर लिखेंगे। कवि कहता है कि मेरा और जगत दोनों का ही अस्तित्व अलग अलग है। मैं कभी जगत के बारे में नहीं सोचता, मुझे केवल मेरे से ही काम है। ये जगत मेरी ही तरह अपने में ही मस्त है। जब दोनों का अस्तित्व अलग अलग है तो मैं जगत को एक सा क्यों मानूं। प्रश्न नंबर 10, दिन का थका पंथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है। तो उत्तर है, राह चलते चलते यद्यपि राहगीर थक जाता है, लेकिन वह फिर भी चलते रहना चाहता है। उसे डर है कि यदि वह रुक गया तो रात ढल जाएगी, अर्थात रात के होते ही मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा। इसलिए दिन का थका पंथी जल्दी जल्दी चलता है। पंथी मतलब ये पथिक, राहगीर, रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति। प्रश्न नंबर 11, दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है। तो व्यक्ति सजग हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि दिन ढल रहा है और अब तो मुझे समय पर अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहिए, यही प्रेरणा मिलती है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। दिन के जल्दी जल्दी ढलने से के कारण व्यक्ति सजग हो जाता है, वह जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। जल्दी जल्दी ढलने की भावना के कारण व्यक्ति में स्फूर्ति आ जाती है, इसी कारण वह प्रत्येक कार्य समय रहते पूरा कर लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 12, पहली कविता की अलंकार योजना बताइए। तो अलंकार बच्चों अलग से टॉपिक है, ये इसका ग्रामर का मतलब साहित्य, काव्य अलंकार और छंद रस, ये सारे टॉपिक अलग से हैं। तो
अलंकार मतलब क्या होते हैं, जिस तरह से एक औरत गहने पहनती है तब उसका रूप निखरता है, वैसे ही हम शब्दों में कुछ अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करें तो वो शब्दों को सजाते हैं, शब्दों में सुंदरता आती है। तो शब्दों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अलंकार का अर्थ होता है गहना, सजना, सजाना। तो पहली कविता की अलंकार योजना बताइए। जो आत्म परिचय है उस कविता की अलंकार योजना क्या है, उसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं। उत्तर है कवि बच्चन ने आत्म परिचय शीर्षक कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक और प्रश्न आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। यह अलंकार थोपे हुए प्रतीत नहीं होते, इनका प्रयोग करना जरूरी भी था क्योंकि इनके प्रयोग से कविता में सौंदर्य की वृद्धि हुई है। तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी रचना करते समय अगर उसमें अलंकारों का, रसों का, छंदों का प्रयोग किया जाता है तो वो कविता ज़्यादा प्रभावी होती है। तो कवि ने भी इस कविता में अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन वो अलग से दिख नहीं रहे, वो कविता में ही रम गए और कविता को बहुत सुंदर बना रहे हैं। तो इस तरह से अलंकार का प्रयोग करने से कविता और ज़्यादा प्रभावी बन जाती है। तो ये अलंकारों का इस कविता में प्रयोग हुआ है। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है और उपमा है, रूपक है, ये सारे अलंकार इसमें प्रयोग हुए हैं। प्रश्न नंबर 13, कवि की भाषा शैली के बारे में बताइए। तो कवि की दोनों कविताओं की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है। यद्यपि कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह कठिन नहीं लगती। भाषा में भावों का अभिव्यक्त करने की पूरी क्षमता है। भाषा शैली प्रभावशाली है। देशज विदेशी सभी तरह के शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। प्रश्न नंबर 14, कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है। तो कवि ने आत्म परिचय शीर्षक कविता में कवि ने व्यक्तिक अर्थात मैं शैली का प्रयोग किया है। उसने इस शैली का प्रयोग करके भावों के अनुकूल एवं सार्थक ढंग से, भावों को अनुकूल और सार्थक ढंग से किया है। इस शैली का प्रयोग करके कवि ने अपने बारे में पाठकों को सब कुछ बताने की कोशिश की है। प्रश्न नंबर 15, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कौन से रस हैं। देखो पहले हमने अलंकार की बात की, अब रस की। तो इसमें रस कौन कौन से हैं। जैसे माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, वो कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। और अगर भगवान के प्रति भक्त की भावना है तो वो कौन सा रस है, तो वो भक्ति भाव का रस है। तो इस तरह से रस का भी प्रयोग इस कविता में हुआ है। चलिए देख लेते हैं उत्तर में। इस कविता में मुख्यतः कवि ने 2 रसों का प्रयोग किया है, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। इस रसों का प्रयोग करके कवि ने कविता में सौंदर्य में वृद्धि की है। पक्षियों के वात्सल्य और कवि के प्रेम का चित्रण इन्हीं रसों के माध्यम से हुआ है। कहने का आशय है कि कवि की रस योजना भावानुकूल बन पड़ी है। प्रश्न नंबर 16, आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है। तो उत्तर है इस कविता में कवि ने अपने जीवन में अनेक विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात की है। कवि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह संसार की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार अपने चहेतों का गुणगान करता है, उसे ये संसार अपूर्ण लगता है। वह अपने सपनों का संसार लिए फिरता है, वह यौवन का उन्माद और अवसाद लिए फिरता है, वह शीतलवाणी में आग लिए फिरता है। मतलब वह अपने आप में ही मस्त है और विरोधी बातों से उसने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। प्रश्न नंबर 17, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पक्षी के लौटने को विकल है पर कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों। तो इस कविता में कवि अपने घरों में लौटने को विकल है, परंतु कवि में उत्साह नहीं है। इसका कारण ये है कि पक्षियों के बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कवि अकेला है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके मन में घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। प्रश्न नंबर 18, आज से स्पष्ट कीजिए मैं और जग और कहाँ का नाता। तो कवि कहना चाहता है कि मेरा जीवन अलग है, संसार अपने मोह में डूबा है, इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं हो सकता, कोई संबंध नहीं हो सकता। कवि अपनी भावनाओं के लोक में जीता है। आत्म परिचय कविता को दृष्टि रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं।
तो कवि इस कविता में बताया है कि दुनिया को जानना सरल है किंतु स्वयं को जानना बहुत कठिन है। समाज में रहकर मनुष्य को खट्टे मीठे कड़वे सभी तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन वह समाज से कटकर नहीं रह सकता। शासन और व्यवस्था चाहे जितना उसे कष्ट दे, लेकिन वह उससे कटकर नहीं रह सकता। व्यक्ति की पहचान तभी है जब वह समाज में रहता है। उसका परिवेश ही वास्तव में उसकी पहचान है। और कवि ये भी कहता है कि मेरा जीवन विरोधों के सामंजस्य से बना है, मैं विरोधवासी जीवन जिया करता हूँ। इस गीत में कवि ने स्पष्ट किया है कि मेरे जीवन में एक प्रकार की अजीब सी दीवानगी है। मेरा ये जीवन इस संसार का न होकर भी इस संसार में ही जी रहा है। तो इस तरह कवि इस कविता के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि संसार में रहना ही पड़ेगा, लेकिन अपना सामंजस्य बिठा करके संसार के साथ तालमेल करके जीना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 20, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत में थके हुए राई को प्रारंभ में जल्दी जल्दी चलने को आतुर दिखाया है और बाद में उसके कदम धीमे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता के आलोक में कवि की गति वलता के कारण को स्पष्ट कीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। वही कविता का सार पूछा है इसमें भी। तो इसमें कविता में कवि ने जीने की इच्छा और समय की सीमितता का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि यद्यपि राग थक जाता है, हार जाता है, लेकिन वह फिर भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है और उसे इस बात का भय रहता है कि कहीं दिन न ढल जाए। इस प्रकार चिड़ियों के माध्यम से कवि ने जीने की लालसा का अद्भुत वर्णन किया है। तो इसमें बताया है कि दिन ढलते ही वे अपने बच्चों की स्थिति के बारे में सोचती हैं और वे ये भी सोचती हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाएंगे। कवि पुनः आत्म परिचय देता हुआ कहता है कि मेरा इस दुनिया से यद्यपि कोई नहीं, फिर भी वह न जाने कौन मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। यही प्रश्न मुझे बार बार उत्सुक कर देता है, मेरे पाँव में शिथिलता और मन में व्याकुलता भर देता है। तो मतलब इस जैसे ये पहला प्रश्न पूछा कि प्रारंभ में तो राग तेज चलता है, लेकिन बाद में उसके कदम ढीले पड़ जाते हैं। तो प्रारंभ में तो की हुआ जल्दी से मंजिल तक पहुंचना चाहता है, चिड़िया के माध्यम से बताया, एक पथिक के माध्यम से बताया, लेकिन बाद में लेखक ने अपना उदाहरण देते हुए ये भी समझाया कि मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, फिर मैं क्यों जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे जा रहा हूँ, मुझे मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है, मैं किस लिए बेचैन हूँ। तो समझ में आया होगा बच्चों ये प्रश्न का उत्तर। और अगर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी महत्वपूर्ण पाठ हैं उनका भावार्थ, उनका स्पष्टीकरण, साथ ही उनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप तक आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बने रहिएगा, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा। धन्यवाद।